Welcome to Prepcast, a competitive exam podcast. So, in this particular podcast, we are going to deal with the topic of India on the eve of British conquest. So far, we saw the timeline of the modern Indian history, and we also saw the advent of Europeans. So, who came first? Who came when? What were the uh, objectives and what were the changes that every country, every player, every regional player made. We saw that in the last podcast, and in this podcast, in this episode, we are going to talk about the first half of the 18th century. हमने ये भी देखा था कि औरंगज़ेब जिनका शासन था 1658 से लेके 1707 तक, uh, Aurangzeb proved to signify the beginning of end of the Mughal rule. Now, why this is the main reason? Because it is argued that Aurangzeb's misguided policies, इनकी गुमराह करने वाले जो policies थी या इनकी इनके जो भी तरीके थे, इनकी जो strategies थी, इन्होंने स्टेट की स्टेबिलिटी को वीक किया था, कमज़ोर किया था और जो डिक्लाइन का मोमेंटम था वो काफ़ी तेज़ी से गेन किया था इनकी डेथ के बाद ड्यू टू द वॉर ऑफ सक्सेशन एंड वीक रूलर्स। तो राइज ऑफ बिटर फैक्शनलिज्म कहा जाता है। तो बेसिकली बिटर फैक्शनलिज्म का जो राइज हुआ है औरंगज़ेब की डेथ के बाद, बिटर फैक्शनलिज्म अगर हम कहें तो ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एक बड़ा ग्रुप छोटे-छोटे अलग-अलग ग्रुप्स में डिवाइड होता है और वो किस बेसिस पे डिवाइड होता है? वो अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ स्ट्रैटेजीज़, डिफरेंस ऑफ पॉलिसीज़ के ऊपर डिवाइड होता है। तो बिटर फैक्शनलिज़्म का ग्रोथ इनकी डेथ के बाद देखा गया था। इसके बाद मोहम्मद शाह का रूल जो है वो 29 साल तक चला, 1719 से 1748 तक। बट a revival of imperial fortune did not take place as he was an incompetent ruler. So Muhammad Shah's reign witnessed the establishment of the independent states जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध, पंजाब। तो मोहम्मद शाह के समय पे इनके शासन में हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स का डेवलपमेंट होता है जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब। और कई लोकल चीफ ये जो है बगावत करने पे उतर आए थे अपनी आज़ादी के ऊपर, अपनी इंडिपेंडेंस के ऊपर। और साथ ही साथ मराठास बिगैन टू मेक देयर बिड टू इनहेरिट द इम्पीरियल मैंटल। तो मराठास भी एक कोशिश में लग गए थे कि वो अपने आप को खुद को इसी बीच में मौके का फ़ायदा उठा के वो खुद को इस्टैब्लिश कर लें। अगला जो पॉइंट आता है इस टॉपिक के अंदर में, वो आता है कि मुगल्स के ऊपर चैलेंजेस क्या-क्या थे, मुगल्स के सामने कौन-कौन से चैलेंजेस थे। सो देयर वर एक्सटर्नल चैलेंजेस एंड देन देयर वर इंटरनल चैलेंजेस। अब एक्सटर्नल चैलेंजेस की अगर बात करें तो एक कॉमन सी बात है, कोई भी बाहर का व्यक्ति किसी के घर में घुस के उसके घर की शांति को भंग करेगा या उसके घर के वैल्यू सिस्टम को, प्रिंसिपल्स को भंग करेगा, वो कैसे कर सकता है? अगर उस घर के अंदर ही इंटरनल स्ट्रेंथ ना हो। सो इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ, मुगल्स कुड नॉट पुट अ टफ फ्रंट अगेंस्ट द एक्सटर्नल चैलेंजेस। अगर अंदर के ही स्ट्रेंथ नहीं है, आपस में ही लोग अ, एक साथ नहीं हैं, उनके व्यूज़ एक साथ नहीं हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो कॉमन नहीं है, अगर वो आपस में ही उनके अंदर प्रॉब्लम है, तो एक्सटर्नल चैलेंजेस काफ़ी भारी पड़ सकते हैं बिकॉज़ उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ वो एब्सेंट है। दिस इज़ व्हाट हैपेंड with Mughals. So they could not put a tough front against internal challenges, which came in the form of several invasions from northwest. अब पहली बारी आती है नादिर शाह की। ये एक पर्शियन एम्परर थे। इन्होंने इंडिया को अटैक किया था 1738-39 के बीच में। इन्होंने लाहौर को कैप्चर किया, कॉन्कर किया और इन्होंने मुगल आर्मी को डिफीट किया था करनाल में 13 फरवरी 1739 को।
इसके बाद मोहम्मद शाह को कैप्चर किया गया, दिल्ली को लूटा गया और बर्बाद कर दिया गया। So, according to an estimate, apart from the Peacock Throne and the Kohinoor Diamond, 70 crore rupees were collected from the official treasury and the safes of the rich nobles. तो 70 करोड़ रुपए वो चुराए गए थे ऑफिशियल ट्रेजरी से और लॉकर से रिच नोबल्स के। Nadir Shah gained the strategically important Mughal territory to the west of the Indus, including Kabul. Thus, India once again became vulnerable to the attacks from the northwest. इनके बाद अहमद शाह अब्दाली जो है वो आते हैं। नदीर शाह की डेथ हो जाती है 1747 में और अहमद शाह अब्दाली इन्वेड किए हैं इंडिया को कई बार 1748 से लेके 1767 के बीच में। So he continuously harassed the Mughals who tried to buy peace in 1751-52 by ceding Punjab to him. 1757 में अब्दाली ने दिल्ली को कैप्चर किया और अफगान केयरटेकर को पीछे छोड़ा टू वॉच ओवर द मुगल एम्परर। Now before his return, Abdali had recognized Alamgir II as the Mughal emperor and the Rohilla chief who was Najib-ud-Dawla as Mir Bakshi of the empire, who was to act as personal supreme agent of Abdali. अब्दाली ने नजीब उद्दौला को मीर बख्शी के पोजीशन पे रखा और अपना सुप्रीम एजेंट बनाया। 1758 में नजीब उद्दौला को दिल्ली से बाहर निकाला गया बाय मराठा चीफ रघुनाथ राव, हु ऑल्सो कैप्चर्ड पंजाब। 1759 में अब्दाली इंडिया वापस आते हैं मराठा से बदला लेने के लिए और 1761 में अहमद शाह मराठास को डिफीट कर देते हैं इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सो द लास्ट ऑफ अब्दालीज इन्वेजन्स केम इन 1767। अगला जो चैलेंज है वो है इंटरनल चैलेंज। तो वीक रूलर्स आफ्टर औरंगजेब एंड इंटरनल चैलेंज। तो इंटरनल चैलेंज के केस में सबसे पहला नाम आता है बहादुर शाह का, जो कि जिनका रूल था 1709 से 1712, इमीडिएटली आफ्टर औरंगजेब डाइड। सो आफ्टर अ नियरली 2-year long war of succession, this 63-year-old Prince Muazzam, he was the eldest son of Aurangzeb. He became the emperor, taking the title Bahadur Shah I. इन्होंने अपने ही भाइयों को मारा जिनका नाम था मोहम्मद आजम और काम बख्श सक्सेशन के वॉर में, और खाफी खान गेव द टाइटल ऑफ शाह बेखबर टू बहादुर शाह I. अब इन्होंने एक पैसिफिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया था मराठास के साथ में, राजपूत के साथ में और जाट्स के साथ में। फिर शाहू एक मराठा प्रिंस थे, ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द मुगल कैप्टिविटी and Rajput chiefs were confirmed in their respective states. लेकिन फिर भी जो बंदा बहादुर थे, एक सिख लीडर, उन्होंने मुस्लिम्स को पंजाब में अटैक किया और इसी के बाद बहादुर शाह ने इनके अगेंस्ट एक्शन लिया। तो बहादुर शाह जो हैं उनकी डेथ हो जाती है 1712 में, फरवरी 1712 में। इसके बाद आते हैं जहंदर शाह। He ruled from March 1712 to February 1713. तो जुल्फ़िकार खान की मदद से जहिंदर शाह जो है वो एम्परर बने। जुल्फ़िकार खान he was appointed as prime minister. He introduced Izara system to improve the financial condition of the empire. And जहंदर शाह also abolished जजिया। तो इन्होंने जजिया को भी अबॉलिश कर दिया था। अब जिजिया टैक्स क्या था? सो दिस वाज अ सिक्योरिटी टैक्स, या इसको एक प्रोटेक्शन टैक्स, पोल टैक्स कहेंगे, और ये नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाइड था। इसके बाद इन्होंने एक इजारा सिस्टम स्टार्ट किया था, या कह लें रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम, टू इम्प्रूव द फाइनेंसेस। अब इस सिस्टम के अंदर में जो टैक्स को कलेक्ट करने की अथॉरिटी थी वो एक बिडिंग प्रोसेस से दी गई थी, और जो हाईएस्ट बिडर होते थे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, उन्हीं को हम इजारेदार ये लोग कहते थे। Now he was free to extract whatever he could from the peasants, leading increased operation of the peasantry.
he granted the rights of Chauth and Sardeshmukhi of Deccan to Marathas. Chauth means एक चौथाई जो रेवेन्यू असेसमेंट था वो, और सरदेशमुखी का मतलब 10% एडिशनल लीवाई. सो इन रिटर्न मराठा प्रोमिस्ड टू मेंटेन अ कंटिजेंट ऑफ 15,000 सोल्जर्स. तो मराठा जो है इसी के बाद मराठा ने ये वादा किया कि हम 15,000 सोल्जर्स की का कंटिजेंट को मेंटेन करेंगे, उनकी सर्विस देंगे और मुगल एम्परर्स को प्रोटेक्ट करेंगे. So this was about the reign of जहांदर शाह. इसके बाद आते हैं फरुख सियार. So फरुख सियार came in 1713 and his reign continued till 1719. तो he came to power by assassinating जहांदर शाह. इन्होंने जहांदर शाह को मारा था और उसके बाद ये पावर में आए थे. तो ये किसकी मदद से आए? सैयद ब्रदर्स जो थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, जिनको किंग मेकर्स कहा जाता है. तो फरुख सियार पावर में जहांदर शाह को इन्हीं की मदद से मारने के बाद आए थे एंड ही बिकेम द न्यू एम्परर. अब इन्होंने एक पॉलिसी फॉलो किया था. द पॉलिसी वाज रिलीजियस टॉलरेंस. कैसे? इन्होंने जजिया को अबॉलिश किया, पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश किया, और 1717 में इन्होंने फरमान जारी किया अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश को. फिर 1719 में सैयद ब्रदर्स ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से फरुख सियार को डीथ्रोन कर दिया था. लेटर ही वॉज ब्लाइंडेड एंड किल्ड. It was the first time in Mughal history that an emperor was killed by his nobles. Farrukh Siyar was incapable and influenced by flatters, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सैयद ब्रदर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया था एडमिनिस्ट्रेशन का. इन्होंने पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस को अडॉप्ट किया, जैसा कि अभी मैंने बताया, और इन्होंने हिंदू चीफ और नोबल्स को एसोसिएट कर दिया था गवर्नेंस के अंदर में. इन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स को भी अबॉलिश किया, और इनके टेन्योर के समय पे बंदा बहादुर जो हैं उनको एज अ प्रिजनर लिया गया था गुरदासपुर से और दिल्ली में एग्जीक्यूट किया गया था. तो जो रॉयल फरमान था जो कि इन्होंने ब्रिटिश को दिया था 1717 में, वो क्या था उसकी कहानी देख लेते हैं. तो एक ब्रिटिश फिजिशियन थे जिनका नाम था विलियम हैमिल्टन. इन्होंने फरुख सियार को का इलाज किया था जब उस समय वो एक बीमारी से ग्रसित थे, और एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड फरुख सियार ने एक रॉयल फरमान जो है वो कंपनी को दिया था, जिसके प्रोविजंस थे कुछ इस तरह. पॉइंट नंबर 1, the company was permitted to carry on trade in Bengal, Bombay and Madras free of customs duty. तो बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे में कंपनी को अलाउ किया था इन्होंने ट्रेड, विच वुड बी फ्री ऑफ कस्टम्स ड्यूटी. Then company was also permitted to mint its own coin and further fortifying Calcutta. तो कंपनी को दो चीज़ों की और परमिशन मिली कि ये अपने सिक्के खुद मिंट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं और कैलकटा को फोर्टिफाई कर सकते हैं. तीसरा, जो सर्वेंट होंगे कंपनी के, दे वर ऑल्सो परमिटेड टू कैरी आउट प्राइवेट ट्रेड, लेकिन इनको टैक्स देना पड़ता जैसा कि इंडियन मर्चेंट्स जो हैं वो टैक्स दे रहे थे. तो अगर कंपनी के नौकरों को भी अपना कुछ प्राइवेट ट्रेड करना है तो वो कर सकते थे, बशर्ते इन्हें भी टैक्स पे करना होता. So it was the most misused provision by the company servants. Now, when Farrukh Siyar was conspiring to get rid of Sayyid brothers, they proved to be very clever for him, and with the help of Peshwa Balaji Vishwanath, they dethroned the emperor, blinded him, and killed him. So that's how Farrukh Siyar, who was being the clever one, he was dethroned and killed. नाउ नेक्स्ट केम रफ़ी-उद-दौला. ये बहुत ही छोटे समय के लिए आए थे, 6 जून से लेके 17 सितंबर 1719 तक के लिए. तो सैयद ब्रदर्स ने रफ़ी-उद-दौला को प्लेस किया था और इनका टाइटल था शाहजहाँ टू, और ओपियम एडिक्ट थे, ये नए एम्परर थे. ही डाइड ऑफ डिसेंट्री. तो इनका रूल बहुत ही छोटा था, 2 ढाई 3 महीने का. इसके बाद एक मेजर रूल आता है मोहम्मद शाह का. So he came in 1719 and he continued till 1748.
a powerful group of noble who was Chin Kilij Khan, या इनको आसफ जहाँ भी कहा जाता है, were wary of the growing power of Sayyid brothers. तो they knew कि Sayyid brothers किस तरीके से grow कर रहे हैं. So Muhammad Shah also wanted to free himself from the control of Sayyid brothers, and he succeeded in killing them by 1720 with the help of Asaf Jah. It was a chance to save the Mughal Empire, but Muhammad Shah was not the man of the moment. He was weak minded and frivolous. He was often referred as Rangila since he was indulged in wine and women. During his tenure, एक रिवर्सिबल डिक्लाइन देखा गया था मुगल एम्पायर में, विच वॉज इनिशिएटेड एंड इट स्टार्टेड टू ब्रेक अप. और जितने पावरफुल नोबल्स थे, दे स्टार्टेड टू कार्व आउट सेमी इंडिपेंडेंट ऑटोनमस स्टेट्स फॉर देमसेल्व्स. तो जैसे मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को कार्व आउट किया 1717 में, फिर अवध वॉज सीडेड बाय सादत खान 1722 में, हैदराबाद को चिन किलिच खान ने अलग कर लिया था, या निज़ाम उल मुल्क जो है उसको असफ जहाँ ने कर लिया था. फिर 1739 में नदीर शाह जो कि पर्शिया के थे, ही डिफीटेड मुगल्स इन द बैटल ऑफ करनाल, एंड टू अवेंज किलिंग ऑफ हैंडफुल ऑफ हिज सोल्जर्स ही डिड अ टेरिबल मसाकर इन इंपीरियल सिटी ऑफ दिल्ली. इन्होंने पीकॉक थ्रोन को लूटा, इन्होंने कोहिनूर को लूटा जो हीरा था, और नादिर शाह की डेथ के बाद इनके जो सक्सेसर हैं अहमद शाह अब्दाली, ही इन्वेडेड एंड प्लंडर्ड मुगल एम्पायर 7 times in between 1748 to 1767. इसके बाद आते हैं अहमद शाह इन 1748, और इनका रूल चला है 1754 तक. तो ये एक बड़े ही इनकॉम्पिटेंट रूलर थे. इन्होंने उधम बाई के हाथों में स्टेट अफेयर्स को छोड़ा हुआ था. उधम बाई क्वीन मदर कहा जाता है. सो उधम बाई गिवन द टाइटल ऑफ किबला आलम and a lady of poor intellect who ruled with the help of her paramour Javed Khan. During his tenure, Abdali invaded twice in 1749. Abdali was of the Afghan origin. As such, Mughal emperor surrendered Multan and Punjab to Abdali. Now, next in the rule was Alamgir II. So from 1754 to 59, Alamgir II ruled. And who was he? तो आलमगीर जो हैं वो जहंदर शाह के ग्रैंड सन थे, और अहमद शाह अब्दाली जो ईरानियन इन्वेडर थे, ये दिल्ली आते हैं 1757 में जनवरी में, और इन्हीं के रेन में, आलमगीर II के रेन में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी. तो दिस इज ऑल अबाउट आलमगीर II. नेक्स्ट इज शाह आलम थर्ड. इनका जो टाइम था वो 1759 से 60 का था, बहुत छोटा पीरियड था, बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट्स नहीं हैं इनके रेन में. इसके बाद शाह आलम सेकंड आते हैं 1760 से 1806 के बीच में. नाउ ही केम टू पावर विद द सपोर्ट ऑफ मराठा. तो सदाशिवराव भाऊ के सपोर्ट से शाह आलम II पावर में आते हैं, और ये कुछ काबिलियत और कुछ हिम्मत वाले इंसान थे, लेकिन मुगल एम्परर was now beyond redemption. So his reign witnessed 2 important battles. पहला थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और दूसरा बैटल ऑफ बक्सर. तो जब अब्दाली दिल्ली छोड़ के जा रहे थे, he exiled मुगल एम्परर शाह आलम फ्रॉम दिल्ली, और इसी समय में जो दिल्ली की पावर थी that was exercised by रोहिला leaders ज़बीता खान and नजीबुद्दौला खान. तो 1771 में मराठा सरदार महदजी सिंधिया, इन्होंने दिल्ली को इन्वेड किया, इन्होंने रोहिलास को रिपेल किया और रीइंस्टेट किया मुगल एम्परर को थ्रोन में. लेटर इन 1788 शाह आलम वॉज ब्लाइंडेड बाय रोहिला लीडर ज़बीता खान, लेकिन जल्द ही फिर महदजी सिंधिया ने ही हंटेड डाउन द रोहिला लीडर एंड रीस्टोर्ड द पोजीशन ऑफ शाह आलम II. इसके बाद आते हैं अकबर सेकंड 1806 से 1337 तक. सो ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय.
And in 1835 the coins bearing the names of Mughal emperors were stopped. अब ये काफ़ी important point है. तो जो एक सोशल रिफॉर्मर थे राम मोहन रॉय, जिनको कॉमनली राजा राम मोहन रॉय कहा जाता है, तो अकबर सेकंड ने ही इनको राजा की टाइटल दी थी. और 1835 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, it stopped minting coins in the name of Mughal emperor. तो the question can be asked कि किस साल में या किसके रूल में मुगल ईस्ट इंडिया, सॉरी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों के नाम का सिक्का बनाना बंद कर दिया था. सो इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर सेकंड in between 1806 to 1837. Next in line is Zafar, और the official name was बहादुर शाह सेकंड. इनका टाइम था 1837 से 1857 के बीच में. So during his tenure, mighty revolt of 1857 happened, and in legal terms, Mughal rule came to an end on 1st September 1858 with the declaration of Queen Victoria. तो बेसिकली जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जिसको पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है 1857 में, सो बहादुर शाह सेकंड या जफ़र कॉमनली कहा जाता है, तो इन्हीं का टेन्योर चल रहा था और इसी समय पे ये रिवोल्ट हुआ. और लीगल भाषा में अगर कहें तो मुग़ल रूल ख़त्म हुआ था 1 नवंबर 1858 को, जब क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेरेशन दे दिया था. सो दैट्स हाउ वी कैन सी कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद, no matter these rulers came, no matter many rulers invaded India from northwest, but then ultimately the decline of Mughals happened. अब कॉजेस की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैटेगरीज हैं, जैसे पॉलिटिकल कॉजेज हो गए, इकोनॉमिक कॉजेज हो गए, इसके बाद सोशियो रिलीजियस कॉजेज हो गए, मिलिट्री कॉजेज हो गए. तो एक एक करके देख लेते हैं. सो द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हैव बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट अमंग हिस्टोरियंस. एक स्कॉलरली ओपिनियन अगर डिवाइड की जाए दो ब्रॉड लाइंस में, तो पहला होगा दोज हु व्यू द मैटर एज जनरली एम्पायर रिलेटेड, और दूसरे वो होंगे जो रिगार्ड करते हैं डेवलपमेंट्स को एज रीजन रिलेटेड. तो एम्पायर रिलेटेड या मुगल सेंट्रिक व्यू जो है, दैट सीज द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन विद इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द एम्पायर इटसेल्फ. ठीक है. और जो रीजन रिलेटेड व्यू देखते हैं, वो डिक्लाइन देखते हैं टर्मोइल या इंस्टेबिलिटी जो आई थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर में, उसको लेके. तो डिक्लाइन वाज ड्यू टू बोथ द एस्पेक्ट्स. हमने समझा था कि जो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है मुगल एम्पायर में, दैट बिगैन ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब इटसेल्फ, क्योंकि वो उनकी जो मिसगाइडिंग पॉलिसीज थी वो सब उसी समय से चल रही थी. बट देन इट पिक्ड अप मोमेंटम ओनली आफ्टर हिज डेथ इन 1707. तो उनकी डेथ पे, एट हिज डेथ, जो कंडीशंस थी दैट वर नॉट सो डेप्लोरेबल दैट द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन कुड नॉट बी चेक्ड. Although Mughal authority was challenged by several chiefs and rulers, none could assert independence in the face of the imperial might. Sikhs ho, Marathas ho, Rajput ho, they did not possess the capacity to overthrow the empire. They merely resisted Mughal power to gain and keep their independence in their respective territories. तो देखा जाए तो अगर औरंगज़ेब के जो सक्सेसर्स थे, अगर वो एक केपेबल रूलर होते तो एम्पायर गिरता नहीं. एंड ड्यूरिंग द मिडाइवल एज जो कैपेबिलिटी, या यूं कहें कि एम्परर का जो फेट था वो डिसाइड हुआ एम्पायर में. सो द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब प्रूव टू बी अ ग्रुप ऑफ इनकेपेबल वीक monarchs who hastened the process of disintegration of the empire and finally its collapse. तो पॉलिटिकल कॉजेस की बात करें तो इनकी डेथ के बाद ही पॉलिटिकल कॉजेस की शुरुआत हमने देखी है. पहला जो कॉज है वो ऐसा है कि औरंगज़ेब की जो एक्सपेंशनिस्ट मिलिट्री कैंपेन्स थे बीजापुर, गोलकोंडा और मराठा के अगेंस्ट, दे आर बिलीव टू हैव शेप्ड वाइटैलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर.
And after the death of Aurangzeb, there was no clear line of succession. So, in between 1707 to 1720, near about 6 rulers were appointed to the Mughal throne. Bitter factionalism in the Mughal court precipitated, whereby ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी फैक्शन जो थे और अफ़गानी ग्रुप जो थे, इन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाना शुरू किया एंड लेटर ऑन मेनी ऑफ देम कार्व्ड आउट सेमी इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस टेरिटरीज, जैसे हमने देखा हैदराबाद, बंगाल और बॉम्बे। तो ये खुद के लिए सेमी इंडिपेंडेंट टेरिटरीज उन्हीं में से निकालना शुरू कर दिए थे। तो बिटर फैशनिज्म का मतलब ही यही होता है कि एक बड़े ग्रुप के अंदर छोटे-छोटे ग्रुप्स हो जाएँ जिनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ स्ट्रैटेजी है, डिफरेंस ऑफ व्यू पॉइंट है। वो अपने स्टेट को इंडिपेंडेंट सेमी इंडिपेंडेंट टू बी मोर प्रिसाइज़ अपने सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स को एक बड़े ग्रुप से कार्व आउट करने लग गए थे। एंड मोरओवर मेनी ऑफ द नोबल्स वर नॉट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द मुगल एम्परर्स, जैसे कि सैयद ब्रदर्स। दूसरा आता है इकोनॉमिक कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन। तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इकोनॉमिक कॉज है वो है जागीरदारी क्राइसिस। सो द मुगल स्टेट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज वॉर स्टेट इन इट्स कोर, इट्स वाइटैलिटी डिपेंडेंट ऑन मिलिट्री माइट ऑफ द मुगल। अब जो जागीरदारी क्राइसिस थी, that involved emergence of too many jagirdars chasing for too few jagirs, coupled with unequal sizes of jagirs, which triggered intense competition within the nobility. Moreover, Aurangzeb converted large part of Deccan land into royal land, and thus even expansion into Deccan did not significantly increase the number of available jagirs. Another reason was attempt to increase revenue by increasing tax rates often resulted in peasant revolt against the ruler. तो टैक्स रेट ये इतने ज़्यादा बढ़ा देते थे कि पीजेंट्स की तरफ से रिवोल्ट होने लगता था रूलर के अगेंस्ट। This was one of the major causes of the Jagirdari crisis into the economic cause of the Mughal decline. तीसरा जो cause है that is socio-religious cause. It is believed that the divisive religious policy of Aurangzeb was one of the most important factor of decline, which included persecution of Hindus, forcible conversion, destruction of Hindu temples, and reimposition of jizya tax. तो सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ में अगर हम बात करें तो ये माना गया है कि औरंगज़ेब की जो डिवाइसिव रिलीजियस पॉलिसी थी दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिक्लाइन। अब इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो क्या थी? हिंदुओं को परसिक्यूट करना या फोर्सफुली कन्वर्ट कराना, हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना और जिजिया टैक्स को रीइम्पोज करना, ये मेजर सोशल रिलीजियस कॉजेज़ डिक्लाइन के देखे गए हैं। Lastly, the military cause of decline. So there was no fresh technological input in the Mughal army during the 18th century, and this is what happened when the superior opponent, जो कि Britishers थे, when Mughals faced with the superior opponent, the Mughal army proved to be inferior. तो क्योंकि कोई fresh technological input था नहीं उनके पास, this is the major and the only military cause of decline. अब डिक्लाइन के साथ साथ ही जो रीजनल प्लेयर्स थे उनका राइज होता है। सो द स्टेट्स दैट इमर्ज्ड एज द रिजल्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 ब्रॉड कैटेगरीज। पहला, सक्सेसर स्टेट्स। सक्सेसर स्टेट्स वो मुगल प्रोविंसेस हैं विच टर्न्ड इनटू स्टेट्स आफ्टर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द एम्पायर। तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ये अपने आप को ब्रेक कर लिए और सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए। नाउ दे डिड नॉट चैलेंज द सोवरेनिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्चुअली इंडिपेंडेंट एंड हेरिडिटरी अथॉरिटी बाय देयर गवर्नर्स शोड द इमर्जेंस ऑफ ऑटोनोमस पॉलिटी इन दीज टेरिटरीज। इन्होंने मुगल एम्पायर को की सोवरेनिटी को चैलेंज नहीं किया था, लेकिन जो इनके गवर्नर्स थे उनकी अथॉरिटी के साथ ये जो है एक इंडिपेंडेंट सेमी इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी या पॉलिटिकल बॉडी कह सकते हैं इनको,
अपनी-अपनी टेरिटरी में, जैसे अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। दूसरा ब्रॉड कैटेगरी है इंडिपेंडेंट किंगडम्स की। So these states came into existence primarily due to the destabilization of Mughal control over the provinces, जैसे मैसूर, केरला एंड राजपूत states. Third category is जो नए states थे. So these were the states which were set up by the rebels against the Mughal Empire, जैसे मराठास, सिख एंड जाट states. अब हैदराबाद की बात करें तो असफ जाह ये फाउंडर माने जाते हैं हैदराबाद के एंड हाउस ऑफ हैदराबाद वाज किलिच खान, तो पॉपुलरली नोन एज निजाम उल मुल्क. It was Zulfikar Khan who had first conceived the idea of an independent state in Deccan. But इन्हीं की डेथ के बाद 1713 में ये जो सपना था एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का डेक्कन में, दैट रिमेन्ड अनफुलफिल्ड. तो चिन किलिच खान जो थे, he disgusted with the Mughal emperor who had appointed Mubarak Khan as full-fledged viceroy of the Deccan. He decided to fight Mubarak Khan. और इनको डिफीट करने के बाद, इनको मारने के बाद बैटल ऑफ शक्र खेड़ा में 1724 में इन्होंने अज्यूम किया डेक्कन के ऊपर अपना कंट्रोल. तो 1725 में ये वाइसरॉय बने एंड ही कॉन्फर्ड ऑन हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ असफ जा. नेक्स्ट इज अवध. तो फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी ऑफ अवध वॉज सादत खान, पॉपुलरली इनको बुरहान उल मुल्क कहा जाता था. और ये एक शिया थे, सादत खान. He had joined in a conspiracy against the Sayyid brothers, which resulted in his being given a mansab of 5,000 and later of 7,000. इसके बाद ही कोर्ट से बाहर होने के बाद he was prompted to found a new independent state. तो सादत खान ने suicide commit किया था because of the pressure from Nadir Shah, who was demanding a huge booty from him. He was succeeded by Safdar Jung as the Nawab of Awadh. Talking about Bengal, तो मुर्शीद कुली खान फाउंडर थे इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल के, एंड ही वॉज अ केपेबल रूलर एंड मेड बंगाल अ प्रॉस्परस स्टेट. He was succeeded in 1727 by his son शुजाउद्दीन. तो इनके जो सक्सेसर थे सरफराज खान, ही वॉज किल्ड इन 1740 बाय अली वर्दी खान. अली वर्दी खान जो हैं वो बिहार के डेप्यूटी गवर्नर थे, और इन्होंने अपनी पावर को अज्यूम किया एंड मेड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ द मुगल एम्परर बाय गिविंग ईयरली ट्रिब्यूट. नेक्स्ट इज राजपूत. तो राजपूत ने कई बार अपनी इंडिपेंडेंस को री एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी 18वीं सदी में. दिस फोर्स द मुगल रूलर बहादुर शाह टू मार्च अगेंस्ट अजीत सिंह in 1708, who had formed the alliance with Jai Singh and दुर्गा दास राठौर. लेकिन ये अलायंस, ये गठबंधन बहुत जल्दी टूटा और सिचुएशन जो है वो मुगल्स के पास चली गई. तो एक समय पे राजपूत ने पूरी टेरिटरी को कंट्रोल किया था, एक्सटेंडिंग फ्रॉम साउथ ऑफ दिल्ली अप टू द वेस्टर्न कोस्ट. टॉकिंग अबाउट मैसूर, तो ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेट है टू मेक इट its appearance in the 18th century. This territory, located at the junction of the eastern and western Ghats, was ruled by Wodeyars. Talking about Mysore, तो ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेट है और इसने अपना अपीयरेंस बनाया 18th सेंचुरी में. ये जो टेरिटरी है ये बिल्कुल ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के जंक्शन पे लोकेटेड है, और इस टेरिटरी को, मैसूर को रूल किया था वुडयार्स ने. तो वेरियस पावर्स इंटरेस्टेड इन दिस टेरिटरी टर्न द एरिया इनटू अ कांस्टेंट बैटलफील्ड. इन द एंड Mysore state was brought under the ruler of Hyder Ali, who ruled the state but not without trouble. He was involved in constant warfare with the British, and so was his son Tipu Sultan. Next, talking about Kerala, तो मार्तंड वर्मा ने इस्टेब्लिश किया था इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ केरला को, और ट्रैवनकोर इस समय पे इसकी कैपिटल थी. इन्होंने इस स्टेट को, केरल स्टेट की बाउंड्री को
कन्याकुमारी से एक्सटेंड किया था कोचीन तक, एंड ही मेड एफर्ट्स टू रिकॉग्नाइज टू ऑर्गेनाइज हिज आर्मी अलोंग द वेस्टर्न मॉडल एंड adopted various measures to develop his state. Talking about Jats, तो जो एग्रीकल्चरिस्ट जाट सेटलर थे हु वर लिविंग अराउंड दिल्ली, मथुरा एंड आगरा, ये लोग रिवोल्ट किए थे अगेंस्ट द ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब. और कुछ इनिशियल सेटबैक्स के बाद चूरामन और बदन सिंह जो हैं दे सक्सीडेड इन सेटिंग अप द जाट स्टेट ऑफ भरतपुर. लेकिन सूरजमल के अंडर में ही जो जाट पावर है दैट रीच्ड इट्स जेनिथ. So he not only provided an efficient system of administration but also greatly extended the territory of the state. और इनका जो state था that included territories from Ganga in east to Chambal in the south and included the Subhas of Agra, Mathura, Meerut and Aligarh. However, the state of the Jat suffered a decline आफ्टर द डेथ ऑफ सूरजमल इन 1763. इसके बाद ही ये स्टेट जो है वो कई छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, जिसको कि पिटी जमींदार्स ने कंट्रोल किया, हु मेनली लिव्ड बाय प्लंडर. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द सिक्स, तो गुरु गोविंद सिंह जो है उन्होंने सिक्स को ट्रांसफॉर्म किया था इनटू अ मिलिटेंट सेक्ट इन डिफेंस ऑफ देयर रिलीजन एंड लिबर्टीज. बंदा बहादुर, who assumed the leadership of the Sikhs in 1708, was defeated and killed. In the wake of the invasion of Nadir Shah or Ahmad Shah Abdali, Sikhs once again asserted their authority. और इसी स्टेज पे इन्होंने अपने आप को 12 मिसल्स या कॉन्फेडरेसीज के अंदर में ऑर्गेनाइज किया, जिसने अपना कंट्रोल एक्सरसाइज किया था ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द किंगडम. और इसका सोल क्रेडिट to establish a strong kingdom of Punjab, it goes to Ranjit Singh. So he was the son of Mahan Singh, the leader of Sukar Chakia Misl, and Ranjit Singh brought under control the area extending from Satluj to Jhelum. So he conquered Lahore in 1799 and Amritsar in 1802. तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के साथ साथ ब्रिटिश के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई और रंजीत सिंह ने ब्रिटिश राइट को एक्नॉलेज किया ओवर सतलज टेरिटरीज. रंजीत सिंह ने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया. ही ग्रेटली मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियंस. बट इनका शासन, इनका जो रेन था वो ख़त्म हो रहा था. उसी समय इंग्लिश फोर्स्ड हिम टू साइन the tripartite treaty in 1838 with Shah Shuja and the English company, whereby he agreed to provide passage to British troops through Punjab with a view to placing Shah Shuja on the throne of Kabul. तो 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हुई and his successors could not keep the state intact and gave it up to the British. Next, talking about Marathas, so perhaps the most formidable province to emerge was that of Marathas. और पेशवा की केपेबल लीडरशिप के अंदर में मराठास ने मुगल अथॉरिटी को अप्रूव किया मलवा से, गुजरात से, और अपना रूल वहाँ पे इस्टेब्लिश किया. और एक समय पे इन्होंने अपना राइट क्लेम किया था टू बी द चीफ इनहेरिटर्स ऑफ द मुगल डोमिनियन टिल their authority was challenged by Ahmad Shah Abdali in the third battle of Panipat. तो 1761 में जब तीसरा बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उस समय पे the claim to be the chief inheritors of the Mughal dominion was challenged by Ahmad Shah Abdali. So Marathas quickly recovered from defeat and offered most formidable challenge to English East India Company in the struggle for political supremacy in India. Next, talking about the Rohila Khand and Farrukhabad, तो जो बंगश पठान का किंगडम है या रोहिला खंड का जो स्टेट है, ये एक फॉलआउट था, फॉलआउट ऑफ अफगान माइग्रेशन फ्रॉम 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इन इंडिया. तो एक बहुत ही बड़े पैमाने पे इमिग्रेशन हुआ था अफगान्स का इंडिया में इन मिड 18th सेंचुरी. बाय बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस इन अफगानिस्तान.
तो अली मोहम्मद खान जो थे उस समय पे, ही टुक एडवांटेज ऑफ द कोलैप्स ऑफ अथॉरिटी इन नॉर्थ इंडिया। इनके बाद नादिर शाह का इन्वेजन हुआ टू सेट अप अ पिटी किंगडम इन रोहिलाखंड। So, this was the area of Himalayan foothills between the Kumaon in the north and Ganga in the south. तो जो रोहिलास हैं, they are the inhabitants of Rohilakand, suffered heavily at the hands of other powers in the area, the Jats and the Awadh rulers, and later Marathas and the British. तो मोहम्मद खान बंगश जो कि एक अफगान थे, इन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम को सेटअप किया towards the east of Delhi in the area around Farrukhabad during the reigns of Farrukhsiyar and Muhammad Shah, which was your Rohila Khand in Farrukhabad. One more aspect of the decline of Mughals is the status of the education. So, education imparted in 18th century India was still traditional, which could not match with the rapid developments in the West. और जो नॉलेज दी जा रही थी, एजुकेशन जो दी जा रही थी, दैट वाज कन्फाइंड टू लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, फिलोसफी एंड लॉजिक, एंड इट एक्सक्लूडेड द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस, टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी. In fact, over reliance onto the ancient learning, इसकी वजह से कोई भी ओरिजिनल थॉट जो भी आता था वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता था. Elementary education among the Hindus and Muslims was quite widespread. Hindu and Muslim elementary schools were called pathshalas and maktabs respectively. Education was confined to reading, writing, and arithmetic. Lower caste children, in a few instances, attended the school, but female presence was rare. अच्छा, एक तोल या चातुस पाथीज कहते हैं, as they were called in Bihar and Bengal. They were the centers of higher education. तो कुछ फेमस संस्कृत एजुकेशन के सेंटर्स हैं जो कि हैं काशी में, जिसको आज वाराणसी कहा जाता है, तिरहुट, मिथिला, नादिया एंड उत्कला. तो मदरसाज भी थे, विच वेर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग फॉर पर्शियन एंड अरेबिक, पर्शियन बीइंग द कोर्ट लैंग्वेज एंड लर्नड बाय द मुस्लिम एज वेल एज द हिंदूज. फिर अजीमाबाद, पटना आज का जो है, दैट वाज फेमस फॉर द सेंटर ऑफ पर्शियन एजुकेशन. So people who were interested in study of Quran and Muslim theology had to acquire proficiency in Arabic. This was about the educational setup during the 18th century. Talking about the position of women in society, तो एक patriarchal family system था इंडिया में, except in some social groups in Kerala. Women possessed little individuality of their own, though there were a few exceptions. कुछ exceptions भी थे. जो upper class women थी, they remained at home. Lower class women, they worked in fields and outside their home, supplementing the family income. Certain outdated and exploitative social customs and traditions such as parda, sati, child marriage, polygamy exist कर रही थी, which hindered the progress of women. And the plight of the Hindu widow was usually miserable. Evil of dowry was especially widespread in Bengal and Rajputana. Sensitive Indians were often touched by the hard and harsh life of the widows. Raja Savai Jai Singh of Amber and Maratha General Parshuram Bhau tried to promote widow remarriage, but they failed. So this was all about how the Mughal Empire declined, how the weak successors contributed into the decline of the Mughal Empire, then how the absence of definite law of succession contributed into the same. फिर हमने देखा कि रीजनल स्टेट्स का जो राइज हुआ, सक्सेसर स्टेट्स का, इंडिपेंडेंट स्टेट्स का, नए स्टेट्स का, वो कैसे कैसे और प्रॉब्लम क्रिएट करता गया. इसके बाद वी सॉ द पोजिशन ऑफ विमेन. वी टॉक्ड अबाउट हाउ एजुकेशन वॉज बींग इम्पार्टेड बैक इन 18th सेंचुरी, किस तरीके से सोसाइटी, रिलीजियस, सोशल जो एस्पेक्ट है वो किस तरीके से चलाया जा रहा था. दिस इज़ हाउ ऑल दीज फैक्टर्स
contributed into the decline of Mughal completely, and this is how the British conquered the India. इसके बाद जो एपिसोड आएगा वो आएगा एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. तो किस तरीके से ब्रिटिश ने खुद को एक्सपैंड किया और अपनी पावर को कंसोलिडेट किया. सो वील बी टॉकिंग अबाउट and we'll be discussing on to the questions like, was the British conquest accidental or intentional? क्या अंग्रेजों की जीत एक्सीडेंटल थी या जानबूझ के की गई थी? फिर कब से ब्रिटिश पीरियड की शुरुआत होती है इंडिया में? इनके सक्सेस का रीज़न क्या है? किस तरीके से इन्होंने अपनी सक्सेस को हासिल किया? फिर कैसे ब्रिटिश बंगाल के ऊपर जीत गए, कैसे इन्होंने बंगाल में कॉन्क्वेस्ट किया, कैसे सिराज उद दौला के ऊपर चैलेंजेस आए, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फिर 1760 की ट्रीटी. इसके बाद वील बी टॉकिंग अबाउट द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. देन वील बी टॉकिंग एंड मूविंग टुवर्ड्स द रीजनल प्लेयर्स, जैसे मैसूर का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा था, वुडयार डायनेस्टी कैसी थी. Then we'll be talking about the rise of Hyder Ali, Tipu Sultan. कैसे इनके टाइम पे there were a few technological developments in terms of military. फिर एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बात होगी. इसके बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, इसके बारे में बात करेंगे कि एक मैसूरियन ट्रीटी किस तरीके से टेक ओवर की गई थी और क्या क्या कंडीशंस थे इस ट्रीटी के अंदर में. फिर मराठास की तरफ बढ़ेंगे. And that brings us to the end of this episode. Thanks for joining during the series, and I hope that this series is beneficial for you. As always, thank you for listening to Prepcast. If you enjoy this show, please rate and review on Apple Podcasts, and also like, share, and subscribe onto the GS League YouTube channel. Thank you.